नमस्कार साथियों। देखिए, आज आपकी आरपीएससी ईओआरओ की एग्ज़ाम हुई है 23 मार्च को। आपके पास में जो पेपर है आप उसके अनुसार आंसर की देख लेना। मैं ये जो पेपर है उसके अनुसार आंसर की यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरे 120 प्रश्नों की आंसर की के बारे में अपन बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है तो उसका आंसर आपको नीचे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जिस पेपर के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर आंसर लगाने वाले हैं उसकी पीडीएफ ही आपको वहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, अभेड़ा महल कहाँ पर स्थित है। तो अभेड़ा महल कहाँ पर, आपका कोटा जिले में है, तो कोटा इसका आंसर हो जाएगा। नाना साहब का झादरा, इब्राहिम साहब का झादरा, ये राजस्थान के तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, आप ये पूछा है आपको यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर मालव संवत का प्रारंभ है, ये 78 ईस्वी से हुआ था, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग में सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए आपको ए, ब और स तीनों आपको ग्रंथ और जो लेखक दे रखे हैं ये सही सुमेलित दे रखे हैं, तो ए, ब, स ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। प्रजामंडल आंदोलन देखिए आपको दे रखा है, इसमें भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये कथन सही है। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, यह कथन भी आपको सही दे रखा है। तो ए व ब दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है, पुरुषों के वस्त्र कौन से नहीं है वो आपको पूछा है। जामा, चोगा, अंगरखी, लप्पा कौन से नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए लप्पा नहीं है, ये गोटे का प्रकार होता है। बाकी आपको दे रखिए ये पुरुषों के वस्त्र होते हैं, तो केवल द ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लप्पा जो है उसको छोड़कर बाकी सारे पुरुषों के वस्त्र हैं। लप्पा, लप्पे, कीरण, गोखरू ये सारे गोटे के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन से युग में सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित कौन से हैं, समाचार पत्र और उस समाचार पत्र के संपादक कौन है। तो इसमें देखिए आपको सही बताना है। तो इसमें देखिए ब और स, अखंड भारत जयनारायण व्यास और आर्य मार्तंड राम सहाय शर्मा, ये दोनों आपको सही सुमेलित दे रखे हैं। त्याग भूमि हरिप्रसाद हिरेलाल शास्त्री का नहीं है, अचलेश्वर प्रसाद का है, तो आपको ये इसमें गलत दे रखा है। तो पहला इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सेकंड आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जहूर खां मेवाती, तो ये बफंग वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दे रखा है। तो आहड़ अपने कांसे के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको इसमें असत्य दे रखा है, तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी लोक संगीत इसमें सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसमें देखिए आपको अलगोजा दे रखा है, सतारा दे रखा है और नड़, ये तीनों ही सुशीर है, तो एस है और द ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस किसान आंदोलन से कांगड़ा कांड, कांगड़ा कांड है ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। तो डाबड़ा है ये आपका मारवाड़ है, जबकि कांगड़ा जो है वो आपका बीकानेर से संबंधित है, तो बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मंदिर आमेर के किले में स्थित है। आमेर के किले में जगत शिरोमणि का है, अंबिकेश्वर का है, रक्त दंतिका का नहीं है, ए व ब होगा, तो ए व ब आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। लाडली दास का संबंध है वो किस चित्रकला शैली से है, तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से है। मध्यकालीन राजस्थान के भूमि और राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन आपको इसमें सत्य दे रखा है। तो इसमें देखिए उपजाऊ भूमि माल, पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी, ये आपको सही दे रखा है। सर्दी की फसल शियालू, गर्मियों में पैदा होने वाली उनालू कहलाती है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। और उपज पर कर का निर्धारण लाटा कुंता प्रणाली से होता था, ये सही दे रखा है। ए व स इसमें सही है, तो 14वें में तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको सम्मिलित करना है 15वें प्रश्न में। इसमें देखिए इसका जो तीसरा होगा वो इसका राइट आंसर होगा, यानी बाउक जो है वो प्रत्यार वंश के शासक से संबंधित है, राव सिंह राठौड़ वंश से संबंधित है। बप्पा की बात करें तो बप्पा रावल गोहिल वंश से संबंधित है और वासुदेव चौहान वंश से संबंधित है। तो 1, 2, 3, 4 आपको जिस क्रम में दिए गए हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन वृहद राजस्थान के एकीकरण में गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था। तो इसमें राम मनोहर लोहिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ। कन्फर्म करके इसका जो आंसर है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अगर आपको इसका कन्फर्म आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। रानी रंगदेवी ने जौहर किया था रणथंभौर दुर्ग में, हमीरदेव चौहान की पत्नी थी, तो हमीरदेव चौहान में रणथंभौर दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने
परास्त किया था? तो सुल्तान खां को परास्त किया था। उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची है, अचलगढ़ से नीची है, यानी मध्य में कौन सी है इनमें से? तो रघुनाथगढ़ 1155 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर का खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से देखिए बालूपुरा खनन क्षेत्र घिया पत्थर का नहीं है, बालूपुरा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? 23वें में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कांच है, कांच ये आपका धौलपुर होगा, भीलवाड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये आपका जयपुर, सीकर और झुंझुनू, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में RRECL के द्वारा प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो इसमें पहला जैसलमेर होगा, दूसरा हालांकि इसमें देवगढ़ है, तो इसमें देवगढ़ आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर जो है वो पहला होगा। ठीक है, हालांकि दूसरा भी हो सकता है, लेकिन आपको इसमें दो प्रथम और द्वितीय पूछा है, तो पहला जैसलमेर है, दूसरा देवगढ़ है। देवगढ़ आपको इसमें दे नहीं रखा है, जिसमें देवगढ़ दे रखा है उसमें पहला जैसलमेर नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन है वो डिलीट भी हो सकता है, वरना मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे देकर कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन जो फोर्थ है, फोर्थ नंबर का जो कोड दे रखा है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कहने का मतलब बंद बारेटा कहाँ पर है? भरतपुर में है। उसके बाद में रामसागर विहार कहाँ पर आपका? धौलपुर में है। शेरगढ़ बारा में है और रामगढ़ विस्तार ये आपका बूंदी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसलमेर प्राकृतिक गैस का भंडार कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जोगसरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला और झील, जिला और झील कौन सा सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो इसमें काली स्रोत 12 बिल्कुल आपको सही दे रखा है, भीमताल झालावाड़ नहीं, ये गलत है। आनंद सागर बांसवाड़ा ये सही दे रखा है, छापरमाड़ा टोंग ये भी गलत दे रखा है, यानी कि पहला और तीसरा आपको इसमें सही दे रखा है। तो पहला, तीसरा, ए और सी आपको पहले कोट में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति, तो ये सिमलवाड़ा पंचायत समिति में डामोर जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। उसके बाद में खनिज और खनन क्षेत्र, कौन सी पहाड़ियों से कौन से खनिज का उत्खनन होता है आपको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो जो तीसरा कोड आपको दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोह अयस्क, तो ये आपका इसमें काली पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद में मैग्नीज, तो मैग्नीज हो जाएगा आपका इसमें काला खूंटा। उसके बाद में टंगस्टन है, ये रेवत की पहाड़ी से निकलता है, और बेरिलियम ये आपका सागवाड़ा की पहाड़ियों से निकलता है। तो ऑप्शन आपका जो थर्ड है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान में एक नदी के संदर्भ में आपको बताना है, नीचे दो खतन दिए गए हैं, कौन सी नदी के संदर्भ में ये दोनों खतन है? तो ये दोनों खतन आपकी सोम नदी के संदर्भ में है। ऋषभदेव के निकट बिच्छामेड़ा से ये नदी उद्गमित होती है, इसका उत्पन्न होता है। गोमती और सारणी इसके सहायक नदी हैं, तो ये सोम नदी के बारे में ये बातें कही गई हैं, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? परंपरागत कौन सी नहीं है इनमें से? तो पेंडा नहीं है, बल्कि नाड़ी है, जालरा है, टोबा है, ये राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं, पेड़ा इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वीरनार और वीर लक्ष्मी ये उन्नत किस्में हैं, किसकी ये उन्नत किस्में हैं? तो ये कपास की उन्नत किस्में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और नगरीय जो पुरुष साक्षरता दर है ये क्रमशः कितनी है? यानी कि पहले आपको ग्रामीण की बतानी है, उसके बाद में आपको नगरीय पुरुष साक्षरता दर बतानी है। तो इसमें देखिए 76.2% और 87.9%, ऑप्शन जो थर्ड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-2021 के आकलन में किस जिले के समूह में वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो इसमें देखिए आपका करौली और जालोर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग इनमें से नहीं है? तो इसमें देवगढ़ का जो पिंडमार्ट मैदान होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में पर्यटन स्थल है, ये पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है ये आपको नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो बाला किला, देखिए 37 नंबर का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा, तीसरा कोट। बाला किला कहाँ पर आपका इसमें? अलवर हो जाएगा। उसके बाद में देलवाड़ा की मंदिर है, ये देलवाड़ा के जैन मंदिर आपका माउंट आबू हो जाएगा। उसके बाद में आपका स्वर्ण कोठी टोंक में हो जाएगी, 84 खंभों की छतरी बूंदी है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से संबंधित हैं? तो इसमें राजगढ़ और तारानगर, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं? तो ये ढूंढाड़ पर्यटन में सम्मिलित होते हैं। दक्षिणी पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो इसमें सबसे ज्यादा धौलपुर, फिर अलवर और फिर झुंझुनू, तो आपका इसमें ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किन के विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते हैं? लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किसके विरोध में शिकायतें नहीं सुन सकते हैं? तो राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी।
1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार के द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई थी। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसमें इंद्रनाथ मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 इसकी धारा 38 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। यह कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों के लिए राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है ये कितनी हो जाएगी? तो $350 अरब अर्थव्यवस्था। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका राइट आंसर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। अगले प्रश्न पर अपन चलते हैं। देखिए, राजस्थान के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी के द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच में कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई थी? अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 158 जो है वो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी इसमें थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को भी मैं स्टार मार्क लगा के छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो इसमें देखिए, केवल आपको जो तीसरा कथन दे रखा है ये आपको इसमें सही दे रखा है। केवल यहाँ पर देखिए सी सही है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपको इसमें गलत दे रखे हैं, तो केवल सी सही है, ये आपको पहले कोट में दे रखा है। तो 48 में ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना को मिलाकर किस योजना को क्रियान्वित किया गया है? इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच में राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है, ये आपको इसमें गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए, आपको जो तीसरा कोड दे रखा है ये आपका इसमें राइट आंसर होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 कथन है, ये आपको इसमें सही दे रखे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। चौथा कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के बारे में गलत है? तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डाउट है, इसका आंसर भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कि कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीति निर्माण का समर्थन करता है? तो इसमें DMEO ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन से उद्भूत या संसक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के बारे में तो 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी, यह कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो इसमें C और D दोनों कथन आपको इसमें गलत दिए गए हैं, तो C और D ये दोनों कथन गलत हैं। तो आपका इसमें दूसरा कोड आपको दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना के संबंध में आपको 4 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन आपको इसमें गलत है ये बताना है प्रस्तावना के संबंध में। तो इसमें देखिए, आपका पहला और जो दूसरा कथन है ये दोनों कथन आपको इसमें गलत दिए गए हैं। पहला और दूसरा कथन गलत है, बाकी तीसरा और चौथा कथन सही है। कौन सा गलत है आपको ये बताना था कोड के आधार पर। तो पहला और दूसरा कथन है ये दोनों कथन गलत है, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं भारतीय संविधान के बारे में और इनमें से देखिए आपका तीनों कथन आपको सही दिए गए हैं। भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था और संसदीय सर्वोच्चता की ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है, जो कि आपको सही दिया गया है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है और भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। तीनों ही कथन आपको इसमें सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती और उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय संसद को है। अगला प्रश्न है, अभिकथन, यानी एक कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। जो कथन है
कारण जो है वो कथन की सही तरीके से व्याख्या करता है या नहीं करता, ये आपको बताना है, या कथन और कारण में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए आपको कथन दे रखा है, संसद का प्रथम दायित्व है मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना। तो ये कथन आपको इसमें सही नहीं है, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी कि ए जो है वो गलत है, जबकि आर है मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है, यानी लोकप्रिय सदन के प्रति और इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। तो ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है, यानी कि ए तो इसमें गलत है, आर सही है। तो आर सही है, ए गलत है, आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो 60 में दूसरा जो कोट है ये सही हो जाएगा। 61 नंबर का देखो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रथम वैश्विक मुख यानी कि ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। किस जिले में? जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है। तो 12 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ आपको पुस्तक का नाम दे रखा है और लेखक का नाम दे रखा है, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सिटीजन माई लाइफ आफ्टर दी व्हाइट हाउस, यह जॉर्ज डब्ल्यू बुश की यह पुस्तक नहीं है, यह आपको इसमें गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो इसमें आपको नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है, और इसमें आपको बी और डी कथन है ये आपको इसमें सही दे रखे हैं, बी और डी। बाकी ए और जो सी है कथन है ये आपको गलत दिए गए हैं। तो बी और डी आपको चौथे ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए थे। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में दूसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसमें वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ से हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? तो ये जोमेटो को यह पुरस्कार दिया गया है। नवंबर 2024 में सीडॉट ने एक संस्थान के साथ में 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा कथन है आपको इसमें सही संस्थान है उसका नाम बताना है। तो इसमें देखिए IIT रुड़की, ऑप्शन सेकंड है, ये इसका आंसर होगा। अस्मिता महिला लीग के संबंध में आपको कथन दिए गए हैं। अस्मिता महिला लीग के बारे में 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। तो दूसरा और जो तीसरा कथन है ये आपको सही दे रखे हैं, पहला कथन इसमें गलत है। तो कथन केवल बी और सी सही है, ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2024 में बोत्सवाना का जो राष्ट्रपति हैं वो कौन निर्वाचित हुआ है? तो ड्यूमा बोको, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 में टॉप 3 में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एलेक्स स्कॉट। एलेक्स स्कॉट इसमें शामिल नहीं है। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा में 109 किलोग्राम श्रेणी के अंतर्गत आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें केवल जो कथन फर्स्ट है ये सही होना चाहिए, सेकंड कथन है ये गलत है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो केवल कथन ए सत्य है, दूसरा जो कोट है वो सही होना चाहिए। बाकी इसके ऊपर अगर और कोई डिटेल मालूम होती है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सूचना दे दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार यानी कि पार्टनर देश नहीं था? कौन सा नहीं था वो आपको बताना है। तो इसमें से तुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? तो टॉक्सिक, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो इसमें राइट आंसर होगा 9। अगला प्रश्न है, राज्यों में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है। 10 अक्टूबर 2024 तक के जो आंकड़े हैं वो आपको इसमें दिए गए हैं। तो इसमें पहला कोट है ये सही होगा, यानी कि राजस्थान जो है वो 29.98 गीगावाट की क्षमता, तमिलनाडु होगा इसमें 23.70 और कर्नाटक होगा वो 22.37। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6-7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला देखिए, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के लिए आपको 3 कथन दिए गए हैं।
कौन सा कथन इनमें से सही दिया गया है? तो केवल पहला और जो तीसरा कथन है वो आपको सही दिए गए हैं, दूसरा कथन गलत है। तो केवल कथन फर्स्ट और कथन जो थर्ड है ये सही है, यानी कि पहला जो कोट है वो आपका इसमें राइट आंसर होगा। एडल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की है। ये निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री हैं? तो ये इटली के वरिष्ठ मंत्री हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। एक नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और पारित किया गया। इससे वह क्या हो गया? प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका आंसर होगा। अब 81 से लेकर 120 नंबर के जो प्रश्न है वो आपके नगरपालिका जो अधिनियम है उससे संबंधित आएंगे। 82 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115(1) के तहत अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगरपालिका किसी व्यक्ति पर डैश की शासित आरोपित कर सकेगी। तो इसका राइट आंसर होगा 500 रुपये से अधिक या उक्त भवन या परिवर्तन पर 3 मास की कालावधि के लिए संदेह कर की रकम का 10 गुना या जो भी अधिक हो। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। तो इसके विरुद्ध अपील है वो उच्च न्यायालय में की जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपकी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाने या जल आपूर्ति से संबंधित कार्य किए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। कौन सी धारा में इसका प्रावधान है? तो धारा 220 में इसका प्रावधान है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष में बजट प्राक्कलन और साथ ही नगरपालिका का स्थापन अनुसूचित तैयार करेगा। किससे पूर्व तैयार करेगा? तो 15 जनवरी से पूर्व ये तैयार करेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की विक्रय हेतु जारी किए जाने वाले वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के डेज भीतर करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 सप्ताह के भीतर करेगा। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और सिफारिश करेगा। किसको सिफारिश करेगा? तो ये राज्यपाल को सिफारिश करेगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कितने वार्डों से वो चुनाव लड़ सकता है? तो केवल एक ही वार्ड से वो चुनाव लड़ सकता है। नगरपालिका के अध्यक्ष ने तृतीय बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की। बैठक की कार्रवाई मानी जाएगी। बैठक की कार्रवाई कैसी मानी जाएगी? धारा 62(1) के अंतर्गत संरक्षित मानी जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगरपालिका द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा। किसको अपील कर सकेगा? कलेक्टर को अपील कर सकता है। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका की समितियों का गठन किया जाता है। किस बैठक में इसका गठन किया जाता है? तो साधारण सामान्य बैठक में इसका गठन किया जाता है। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अंतर्गत असफल निविदाओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय निविदाओं के अंतिम निपटारे के डेज भीतर किया जाता है। तो ये आपका 7 दिवस के भीतर इसका निपटान किया जाता है। नगरपालिका बोर्ड की कार्यपालक समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगरपालिका का परिसीमन निर्धारित करने व उसका अधिकार जो है वो निहित होता है, तो राज्य सरकार में निहित होता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगरपालिका में वार्डों की जो न्यूनतम संख्या है वो 13 होती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि एक नगरपालिका आवासन परियोजना के लिए भूमि विक्रय की जाती है, उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय समूह के लोगों में रियायती दरों पर अनिवार्य रूप से या कम से कम कितने प्रतिशत भूखंड आवंटित करने होंगे? तो इसमें देखिए भूखंडों का 20%। ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय के अंतर्गत लोक उपताप के लिए अभियोजन का निर्देश कौन दे सकता है? तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे सकता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई सदस्य लिखित नोटिस के द्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। किसको देता है? वो आपका अध्यक्ष को देता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा पट्टे का प्रतिसरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण करने से पूर्व पट्टाधारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, जिसकी अवधि
7 दिन से कम न हो। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। इसमें तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ मिलान कर लेना। पहले का धारा 108 होगा। ठीक है, तो अनुसूची द्वितीय इसका जो संबंध है वो धारा 117 से होगा। अनुसूची चतुर्थ का संबंध है वो धारा 130 से होगा। अनुसूची षष्ठम का जो संबंध है वो धारा 133 फोर्थ से होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के 1/3 से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी होगी। कितने दिवस के भीतर बुलानी होती है? 7 दिनों के भीतर बुलानी होती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कतिपय पशुओं और पक्षियों का अभिकरण किए जाने के पश्चात ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला व्यक्ति नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय का भुगतान कर ऐसे पशु या पक्षियों को छुड़ा सकेगा। कितने दिवस के भीतर छुड़ा सकता है? 7 दिवस के भीतर छुड़ा सकता है। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सरकार के तकनीकी, विधिक या अन्य विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों को बैठक में अनुपस्थित होने और उनकी सलाह देने के लिए बुला सकेगा। तो यह आपका नियम 19 के अंतर्गत बुला सकता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 की उपधारा 7 या उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश की अपील की जा सकती है। किसको की जा सकती है? संबंधित जिला न्यायाधीश को अपील की जा सकती है। धारा 174 की उपधारा 2 के अधीन परियोजना या स्कीम बनाने की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में नगरपालिका प्रारूप के रूप में ऐसी परियोजना या स्कीम तैयार करेगी? तो कितने वर्ष के पश्चात वो तैयार करती है? 1 वर्ष के पश्चात वो तैयार करती है। संपत्ति के विरूपण का अपराध संज्ञेय या जमानती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245-19 के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से 3 माह की कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्व किया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के नियम में निरसन और व्यावृत्ति का प्रावधान है। तो इसमें राइट आंसर होगा नियम 6 में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण श्रेणी में केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो सहायता राशि है वो कितनी होती है? 1.5 लाख रुपए प्रति आवास यानी 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहरों या शहरों की पहचान की गई थी? ये आपको इसमें बताना है। तो 12 शहरों की पहचान इसमें की गई थी। राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीब शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए किस प्रकार सहायता करती है? तो स्वयं सहायता समूह बनाने और क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाकर। थीम क्षेत्रों में एक सूची नीचे दी गई है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो इसमें आपको जो भौतिक अवसंरचना है, संस्थागत अवसंरचना है, आर्थिक बुनियादी ढांचा है, समाजवादी बुनियादी ढांचा है, ये सारी ही हृदय योजना के मोटे तौर के ऊपर थीम क्षेत्रों के रूप में कार्य करती हैं। तो सभी 4 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन आपको इसमें बताना है? सत्य है। सत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो तीनों ही कथन आपको इसमें सत्य दिए गए हैं। तो कोड 4th है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको योजना का नाम और प्रारंभ करने की जो दिनांक है उसके बारे में आपको सुमेलित करना है। और इसमें आपका तीसरा जो आपको दे रखा है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, 116 में आपका तीसरा इसका राइट आंसर होगा। पर आपका हृदय मिशन है ये 21 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। उसके बाद में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तो ये आपका 23 सितंबर 2013 को। और लास्ट में आपका प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना तो ये आपका 25 जून 2015 को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शहर की स्वच्छ व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्रातलन है? तो आपको 4 दे रखे हैं और फिर नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो इसमें सभी 4 आपको दे रखे हैं, ये चारों ही सत्य होंगे। तो सभी 4 1 2 3 4 ये इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसमें क्या लक्ष्य है? तो वर्ष 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना। फिर 119 नंबर का प्रश्न दे रखा है, अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? तो 33.33%। और लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो इसमें आपको बताना है। तो इसमें कथन फर्स्ट है ये तो आपको इसमें सही दे रखा है। दूसरा कथन है ये आपको इसमें असत्य दे रखा है। तो कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड है वो इसमें असत्य है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, आरपीएससी ईओआरओ की जो एग्जाम हुई थी जिसमें 150
150 नहीं 120 प्रश्न आपको पूछे गए थे, सभी के आंसर की के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिन्होंने भी EORO की एग्जाम दी है, ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।